पंचायत चुनाव पर सुप्रीम फैसला, बिना ओबीसी आरक्षण करवाएं चुनाव, 2 हफ्ते में जारी करें अधिसूचना, सरकार दाखिल करेगी पुनर्विचार याचिका। एमपी में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी ओबीसी उम्मीदवार बिना आरक्षण के ही मैदान में होंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। वहीं कोर्ट का फैसला आते ही सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाने की बात कही है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे। सरकार भले ही रिव्यू पिटीशन की बात कह रही हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानूनी तौर पर संभव है। रिव्यू पिटीशन पर कानून के जानकारों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। रिव्यू किस मुद्दे पे करेंगे भाई? पंचायत चुनाव कराने के जब स्पष्ट डायरेक्शन दे दिए गए हैं तो चुनाव तो आपको कराना पड़ेंगे। अब यहाँ रिव्यू इस आधार पे कि भाई चुनाव हम पोस्टपोन करेंगे, बिना ओबीसी का हम चुनाव नहीं कराएंगे, तो इस मुद्दे पर रिव्यू किया जा सकता है। अब स्टेट गवर्नमेंट का व्यू है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही विधानसभा में संकल्प लिया था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में नहीं जाएंगे, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद एमपी की सियासत में ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार पर वक्त बर्बाद करने का आरोप लगा रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जब 27% आरक्षण के तहत चुनाव कराए जा रहे थे, हम लोगों ने आरक्षण कर दिया था, चुनाव की प्रक्रिया चालू कर दी थी, मतदाता सूची बन गई थी, प्रक्रिया में विवाद डालने का काम किसने किया? मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बताएं कि आपने विघ्न क्यों डाला। और इस स्थिति के लिए मैंने उस वक्त भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि ये ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ही लिस्ट बनेगी। इतना समय था, ऑर्डिनेंस लाए थे उस वक्त पंचायत चुनाव को रोकने के लिए, और मैंने कहा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो आप? वो जो डिलिमिटेशन हो चुका था उसी पे चुनाव कराइए, जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो कांग्रेस हाई कोर्ट गई। उसके बाद जब हाई कोर्ट से कांग्रेस को रिलीफ नहीं मिला तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने महाराष्ट्र का उदाहरण रखा। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई, और नहीं तो ओबीसी आरक्षण के साथ तो चुनाव हो ही रहे थे, और इसलिए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगवाने का पाप अगर किया तो कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वोटर्स का अच्छा खासा असर है। यही वजह है कि आरक्षण के जरिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओबीसी वोटर्स को साधना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आयोग ने भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में इस वर्ग को 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब भले ही चुनाव बिना आरक्षण के हो, लेकिन ओबीसी का मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है, और 2023 से पहले भी इस पर सियासत खूब गर्माती दिखेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है ओबीसी पर सुप्रीम पंचायत। बेहिचक ये सुप्रीम पंचायत है जिसका एक फैसला आया, और इस फैसले ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खेमों में खलबली मचा दी। दोनों ही दलों ने, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2-3 महीने पहले की बात है, जब विधानसभा में अप्रत्याशित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों ने, सरकार ने और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने, दोनों ने सर्वसम्मति से ये संकल्प पारित किया कि बिना समुचित, बिना एडिक्वेट ओबीसी रिजर्वेशन के, आरक्षण के बिना पंचायत के चुनाव नहीं होने चाहिए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए कि आपने मामला बिगाड़ा, आपने बिगाड़ा, और उसी के साथ ये भी बात हुई, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो थे कमलनाथ जी से कहा कि हम तो न्यायालय में जा रहे हैं, आप भी खटखटाइए न्यायालय का दरवाज़ा,
आप भी कहिए कि पंचायत चुनाव जो हैं वो ओबीसी आरक्षण के साथ हों। इस तरह की बातें हुई और फिर एक कमेटी भी बनी सरकार की तरफ से और उस कमेटी ने, उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ 35% आरक्षण की बात कही गई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और वो ये कहता है कि बिना रिजर्वेशन के आप ओबीसी रिजर्वेशन के जाइए। अब प्रश्न यही है कि क्या जो 14% आरक्षण नैसर्गिक अधिकार के तौर पर, संविधान प्रदत्त एक अधिकार के तौर पर ओबीसी को मिलता रहा है, उससे वंचित होना पड़ सकता है? और कोर्ट के निर्देश में तो कहीं उसका उल्लेख नहीं है कि आप बिना आरक्षण के जाइए। तो क्या ये कोई ऐसा कानूनी बिंदु बन सकता है जिसको चैलेंज बहुत ताकत के साथ किया जा सकता है? चूंकि ये अभी आदेश नहीं है, इसलिए इसको लेकर रिव्यू पिटीशन में जाने का जो विधि विशेषज्ञों का अभिमत है कि ये कोई बहुत मददगार कानूनी पैंतरा साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अभी आदेश नहीं है। आप आदेश को चैलेंज नहीं कर सकते। कोई ऐसा आधार ज़रूर ढूंढना होगा, विधि विशेषज्ञों को, वकीलों को इसमें सर खपाना ही पड़ेगा कि वो कोई ऐसा आधार ढूंढ पाएँ जिससे वो या तो इस प्रक्रिया को रोक पाएँ और अपने इस आधार को मजबूत कर पाएँ कि या तो आप पुरानी व्यवस्था के आरक्षण के तहत ही चुनाव कराने के लिए माननीय न्यायालय आदेशित करिए, या फिर हमें थोड़ा समय दीजिए और हमारे 35% आरक्षण के जो दस्तावेज़ हैं उनका समुचित अध्ययन करने के बाद उचित पाए जाने की स्थिति में जो आपको न्यायोचित लगता है उस दृष्टि से हमें आदेशित करें। इसी बीच राजनीति शुरू हो गई है, फिर वही बात, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन इसके बीच में ओबीसी वर्ग का वो मतदाता जिसकी संख्या करीब 50% के आसपास मानी जाती है, वो ठहर कर और ठिठक कर देख रहा है दोनों ही दलों की तरफ और ये पहचानने की भी कोशिश कर रहा है कि इनमें से कौन उसका सच्चा हितैषी है। क्योंकि राजनीति में जब आरोप प्रत्यारोप की धुंध गहराने लगती है तो ये समझ आना बड़ा कठिन हो जाता है कि आखिर सच्चाई है क्या। हम आज संजीदगी से फिर कोशिश करेंगे इस मसले पर, जो निश्चित तौर पर दोनों ही दलों के बीच में टग ऑफ वॉर, रसाकसी का एक बहुत ही अहम मसला हो गया है मध्य प्रदेश में, और 2023 के लिए भी ये अपने आप में एक बड़ा बिंदु है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर तेज वाजपेयी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, और साथ ही हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया साहब, जिनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। ढेर सारी कानून की रोशनी से सज्जित पुस्तकें उनकी गरिमा और उनके आभा मंडल को पीछे से बढ़ा रही हैं। इस पर मुस्कुरा दीजिए धनोपिया साहब। मतलब मेरा उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि थोड़ा सा जरा एक मुस्कुराहट आ जाएगी तो जो तनाव रहता है वो मेरे ऊपर से भी तिरोहित हो जाता है। कोई तनाव नहीं है जी, कोई तनाव वाह नहीं है, वाह राजनीति है। भाई, मैं भी तनाव मुक्त हुआ आपकी इस टिप्पणी से। दिनेश जी, राजनीति है, तनाव वनाव कुछ नहीं है। जी जी दिनेश जी, आपकी टिप्पणी। जी, इस जो आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो शरद जी, जो स्थिति है, देखिए जैसे विधानसभा के भीतर दोनों राजनीतिक दलों ने समान रूप से ये कहा ये आरक्षण होना चाहिए। वो प्रस्ताव क्या संवैधानिक था? यदि संवैधानिक था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भी कोर्ट में मामला जाता है तो बाद का विषय वो निश्चित तौर पर देखते हैं कि बाद क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये क्या 27% आरक्षण दिया जा सकता है, जिस पर ये बात हो रही है। तो और वो कह रहे हैं कि आरक्षण पर उन्होंने नहीं कहा कि आप नहीं दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि TTT पर जाइए आप, जो भी आपको 3 स्तरीय परीक्षण यहाँ जिनसे गुजरना है वो गुजरिए और आप दे दीजिए। और यही बात हर राज्य के बारे में वो कह रहे हैं। और एक लिमिटेशन है उसमें आखिरी कि आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते। तो जो भी स्थितियां हैं इस मुद्दे पे अब रिव्यू की संभावना तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें होंगी नहीं, जो भी होगा। लेकिन अब जो दूसरा संवैधानिक अधिकार नागरिकों का है, क्या आप उन्हें कब तक चुनाव से या चुनी हुई जो निकाय हैं उनसे आप वंचित करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और आप देखिए कि कई जगह ऐसी स्थितियां हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि ना होने के कारण आप लोकल स्तर पर, आप शहरों में चले जाइए तो पानी की समस्या है जिस पर मुख्यमंत्री को बहुत तत्काल बैठक बुलानी पड़ी थी। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको जो है आप प्रशासक के जरिए अटेंड नहीं कर सकते, उनको सॉल्व नहीं कर सकते। अल्टीमेटली चुने हुए जो भी प्रतिनिधि होंगे वो कारगर होते हैं जनता के लिए।
बिल्कुल, आपने ये बात एकदम ठीक कही कि ये सारी चीज़ें हमें अपने दायरे में अगर हम हल करते चलेंगे, मैं इस प्रश्न पर भी आऊँगा और आपके साथ दोनों राजनीतिक मेहमानों की टिप्पणी भी अपेक्षित रहेगी उस पर। धनोपिया साहब, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का एक प्रिय शगल हैं और रहेंगे हमेशा। उससे किसी को ना आश्चर्य से किसी की आंखें फैल जाती हैं और ना कोई स्तब्ध रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, वो चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आखिर ये मसला एक, इसको आप कहते हैं कि एक रैशनल कंक्लूजन तक पहुँचे, एक उचित बिंदु तक पहुँचे, जहाँ से जो मध्य प्रदेश की एक बड़ी आबादी है, जिसकी अपनी राजनीतिक इच्छाएं आकांक्षाएं भी हैं, उसके साथ न्याय हो सके। तो बेहतर ये होगा कि आज मैं एक विधिवेत्ता के नाते भी आपको सुनना चाहूँगा, और एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि तो आप हैं ही और उस धर्म का निर्वाह आपको करना ही है। जी धनोपिया साहब। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मामला इस कदर उलझ गया है कि मैं समझता हूं कि बहुत बड़े बड़े लोग भी, बहुत बड़े बड़े वकील भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात बनेंगे क्या, निर्मित क्या होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि 2 सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करे, चुनाव की प्रक्रिया कराए। रिजर्वेशन के मामले में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का जो है स्थिति, उससे आप इसको सम्मत करके चलें। महाराष्ट्र के मामले में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई आरक्षण की सीमा तय नहीं होगी और इसलिए आप बिना आरक्षण के ही चुनाव कराइएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए थे कि जो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को जवाब देना था, जो याचिकाएं वहां पे लगी थी, मैं देखा कि सुभाष महाजन ने भी याचिका लगाई हुई है, उसका निराकरण आज हुआ है, तो उस पर जवाब देना था। अब जवाब देने की प्रक्रिया के दौरान जो स्थिति थी, साफ गोई पे कहने की मैं कोई गुरेज नहीं है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत शुरू से ही अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डोलमल रही है। बताइए मुझे स्थिति कि जब मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग आपका अस्तित्व में है, जो संविधान दर्जा है, तो आपने उससे पहले एक मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बना लिया। एक सब्सिडी जैसा होता है ना, डिलाइट होटल, न्यू डिलाइट होटल, इस तरह का उन्होंने एक अपना बना लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कहा कि हमें ट्रिपल टेस्ट के बारे में, जनसंख्या के बारे में और क्या आधार है उसके बारे में आप रिपोर्ट सबमिट करिए। आपने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी बनी हुई है, 1000 पेज की रिपोर्ट बताइए। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है शरद जी कि आपने भी, क्योंकि आप तो बहुत महत्वपूर्ण चैनल के पदाधिकारी हैं, कभी देखा है इनको कि सर्वे होते हुए कि जाति के आधार पर कहीं पर सर्वे हो रहा है कि पिछले वर्ग के लोग कौन कौन है, आके हमें बताएंगे। कोई टोल फ्री नंबर दिया हो, कोई अधिसूचना जारी की गई हो, कोई विज्ञप्ति जारी की गई हो, या कहीं उन्होंने कोई कैंप लगाया हो, कोई ऑफिस किया, ऐसे कोई आपको देखने को मिले? कोई स्थिति नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ कि जो 56% का हम लोग क्लेम करते हैं, क्योंकि 52% 2011 में थी, 10 साल के बाद उसकी बड़ी है संख्या, तो जब 52 थी तो नेचुरल है कि अब 56 से ज्यादा ही होगी। 56 करोड़ का एवरेज लिया है, और चूंकि मैं खुद पिछले वर्ग आयोग का कमिश्नर का चेयरमैन हूं, तो मेरे को मालूम है कि ऑफिस का डाटा मैंने देखा था, वो 56% के वहां पर थे। आज तो डाटा वहां पे अपने उनके रखे हुए, तो 56% से आप परसेंटेज तो लेके आ गए कम 48, और रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है 27 से आपने पहुंचा दिया 35। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिन मुद्दों की बात की थी कि ट्रिपल टेस्ट कराइए, कि आखिर ओबीसी के जिस वर्ग को आप देना चाहते हैं, शैक्षणिक आधार पर कितने पिछड़े हैं, आर्थिक आधार पर कितने हैं, राजनीतिक और पिछड़े, ये ट्रिपल टेस्ट कहीं नहीं हुए। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस दिन ये रिपोर्ट पेश हुई थी, उस दिन भी कहा था, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा था कि हम सब 10 तारीख तक हमें सामने दीजिए, कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, 10 के पहले आप दे दीजिए, 10 तारीख को हम निर्णय सुना देंगे। आपने बहुत बेफिक्री के साथ आप बैठे रहे, क्योंकि आपको मालूम था कि हमने किया ही नहीं, सब कैसे वो करें। तो गलत रिपोर्ट, गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दी गई माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और माननीय उच्चतम न्यायालय के पास विकल्प था शरद जी, कोई विकल्प नहीं था, उनको जजमेंट ही देना था, और जजमेंट पे हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, क्योंकि जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, जो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है। लेकिन जो नियत रही है भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ों के वर्ग दिखाने की रही है, करने कभी नहीं रही। मैं जवाब लेता हूँ, इस पर जवाब लेता हूँ। आपने कानून की रोशनी का भी दावा करते हुए कई बिंदु प्रस्तुत किए हैं, जिनका जवाब अपेक्षित रहेगा। जी डॉक्टर रितेश वाजपेयी। देखिए, चूंकि दलोपिया जी ने बहुत ज़्यादा आरोप नहीं लगाए हैं, थोड़ा बहुत किया है, तो मैं भी सर आपके समक्ष कुछ चीज़ों को ऐसा रखना चाहूँगा जिससे दर्शक भी एनलाइटेंड हो कि आखिर सरकार और सरकार का पक्ष क्या है और ये विषय क्या है। जी देखिए, हम सब जानते हैं, दलोपिया जी तो प्रख्यात वकील भी हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने SEBC का, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का जो दर्जा है वो OBC को दिया, और उन्होंने कहा इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस में डिस्कस भी हुआ, और उसके बाद 27% का सीलिंग तय हुआ कि आप इस तक कर सकते हैं।
फिर उसके बाद 2010 में एक केस आया जिसके संदर्भ में मेरे ख्याल से कृष्णमूर्ति वाला केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस था। मुझे करेक्ट करेंगे धनुपिया जी यदि मैं कहीं शब्दों में गलत बोल रहा हूँ तो। उस केस में ये डिसाइड हुआ कि भाई रोजगार और शिक्षा को छोड़कर चुनाव को अलग दृष्टि से देखना होगा ओबीसी आरक्षण को, और तभी ये तय हो गया था कि ये दो धाराएं अलग अलग हो गई। तो सभी लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि चुनाव को लेके व्यवस्था जो थी वो 2010 के बाद सरकारों ने बनानी थी। मैं धनुपिया जी की इस बात से सहमत हूँ। इसके दो पक्ष हैं शरद जी, एक राजनीतिक पक्ष है और एक प्रशासनिक पक्ष है। और हम सब जानते हैं राजनीतिक पक्ष मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति। मैं मान लेता हूँ दोनों पार्टियां इस पर एक मत है, जैसे दिनेश जी ने कहा, और हम लोगों ने रेजोल्यूशन भी पास किया कि हमको इनको इतना प्रतिशत आरक्षण देना है। लेकिन जो प्रक्रिया हुई वो फ्लॉड हुई, ये तो हम सब मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि भाई त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया का पालन हुआ। जब वो 2010 से कह रहे हैं कि एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करिए, तो हम इसको आपका 27 की सीलिंग के साथ में इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 26 से हो ही रहे थे चुनाव। दूसरी गलती मैं क्षमा सहित चाहूँगा, जाने या अनजाने में जो भी हुई है, विवेक तनखा साहब का जो केस लगा उसके संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको एक लिफाफा दे दिया। अब उनकी इच्छा से हुआ नहीं हुआ, केस का हिस्सा था नहीं था, इसमें कई डिस्कशन हो सकते हैं, लेकिन वो दे दिया गया कि नहीं साहब, जब तक आप इसको ऑथेंटिक और वेरीफाइबल डेटा इसके सपोर्ट में ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम इसको मान्य नहीं करेंगे। और आज उन्होंने ये जजमेंट दे दिया कि पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होगी। महाराष्ट्र भी है, मतलब वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि पॉलिटिकल इच्छा के साथ न्याय क्या प्रशासनिक तंत्र ने किया या उन लोगों ने भी लूजली इसको ले लिया। तो मैं निश्चित रूप से पाता हूं कि चाहे कमलनाथ जी के समय का गजट नोटिफिकेशन रहा हो, जिसको हमने रखा भी है, उसके समय ही ये बात नोटिस में आ जानी थी। मैं उसको पहली स्टेप मान लेता हूं यदि कि भाई इट शुड बी बैक्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ which has been defined by the Honorable Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुसार यदि उस रिजोल्यूशन को बैकअप दिया जाता लॉ डिपार्टमेंट द्वारा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बरी कर सकता हूँ राजनेताओं को। राजनेताएं नीति तय करते हैं, उसके बाद फाइल तैयार करने का, उसको पुख्ता करने का काम लॉ डिपार्टमेंट और एजी ऑफिस का होता है। और यही कारण हुआ कि 7 दिन तक वहाँ पर कोई वकील भी नहीं पहुँचा जब वो चीज़ें स्टे हो रही थी कई दूसरे मामलों में। तो ये चीज़ देखने में आ रही है कि देयर वाज अ फ्लॉड सिस्टम बैकिंग दिस फाइल। इस वजह से सारी ये मेस क्रिएट हुई है। और मैं धनुपिया जी की बात से सहमत हूँ कि हम एक कठिन मोड़ पर ओबीसी आरक्षण को लेकर आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरी बातचीत, मेरे नेताओं की आपस में बातचीत हुई है, मैं स्पष्ट कह सकता हूँ शरद जी, आप भी जानकारी रखते हैं कि आज के इस माहौल में शिवराज जी का बिल्कुल अक्षुण्ण निर्णय है कि हम ओबीसी आरक्षण के विषय के साथ में ही चुनाव में जाएंगे। तो मेरा तो धनुपिया जी से आज सारी चर्चाएं देखो आज जो होंगी मुर्गे लड़ाने वाली होंगी शरद जी। मैं उससे इतर जाके धनुपिया जी की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ साहब कि ठीक है, कुछ कदम आप चलो, कुछ कदम हम चले। चलो विवेक तनखा साहब जैसे सीनियर लॉयर हमारे साथ खड़े हो जाएं साहब ओबीसी आरक्षण में। अभी अपन इंटरवीनर बने या जो भी मॉडिफिकेशन के लिए आगे हो सकता है, हम मान लेते हैं कि आप लोग भी इच्छुक है, क्योंकि जब विधानसभा में हम एकमत होकर आ सकते हैं शरद जी, दिनेश जी ध्यान दीजिएगा, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर एकमत होकर लीगली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाने का और रिलीफ मांगे जी। दिनेश जी, एक चीज़ मैं ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी की बात बिल्कुल सही है कि दोनों ही राजनीतिक दल ये कतई नहीं चाहते, ये बहुत स्पष्ट है कि वो ओबीसी के साथ कहीं किसी अन्याय करती हुई भूमिका में सहभागी बने। जानबूझकर तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत की भूमिका है, तो वहाँ ये चीज़ सामने है। महत्वपूर्ण बात मुझे ये थोड़ा सा समझाइए कि जो इस तरह के थोड़े से इश्यूज़ पॉलिटिकली ड्रिवन होते हैं, थोड़े से या खासे ड्रिवन होते हैं, वो आखिर उनका हल हम सुप्रीम अदालत की चौखट पर ही क्यों ढूंढते हैं? और जैसा डॉक्टर वाजपेयी ने भी इशारा किया, अगर वो मेरी बात से सहमत हों तो सुप्रीम अदालत भी इसको कहीं ना कहीं एक प्रेशर के तौर पे देखती है कि साहब आपसे हल नहीं हुआ, आप अपना समस्या लेकर हमारे चौखट पे आके खड़े हो गए, साहब आप बताइए क्या करें, अब मार्गदर्शी नीति नियम बनाइए। और कोर्ट चूंकि एक निर्वाचित सरकार नहीं है,
वो देखेगी तो कानून की रोशनी में देखेगी। हम जिस तरह से एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका नज़रिया बिल्कुल भिन्न होता है शरीर को स्वस्थ करने के लिए। कोर्ट का जो नज़रिया होगा वो लीगल नज़रिया होगा, और उसमें कई बार ऐसा प्रतीत होता है, मैं पूरे आदर के साथ न्यायालय के प्रति ये बात कह रहा हूं, कई बार ऐसा लगता है कि इसमें वो हिस्सा जो होना चाहिए था शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए शरद जी, अदालत से इतर जो एक मामला है फिर वो शाहबानों की तरह है कि आप फिर जाइए संसद में जाइए और एक प्रोविज़न कर लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी देखेगा एक अपने संवैधानिक दायरे में देखेगा। किसी भी आप उसको एक डिसीजन को आप अंडरलाइन करके उसके कोई मतलब नहीं निकाल सकते। अल्टीमेटली तो उसी के पास जाना है, राजनीतिक नेतृत्व के लिए को लेके वो क्या करता है, सरकारी नौकरियों को लेके क्या करता है। लेकिन जो ओबीसी का जो मसला है वो अब संवेदनशील होता जा रहा है, जो क्योंकि हमने जब देखा था कि जब मंडल कमीशन और कमंडल का जब राजनीति आई थी तो संवेदनशील हो गया था। अब सरकारी नौकरी के लिए 27% रिजर्वेशन होता है, फिर राजनीतिक रिजर्वेशन भी हो जाता है, तो दोनों मामले अब मिक्स हो गए। फिर उसके बाद आप 35% पे जाते हैं, क्योंकि ये जो होड़ है ये नहीं कह रही हम कोई गंभीरता से इशू को अटेंड कर रहे हैं या उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हम लोगों की महत्वाकांक्षा और आक्रोश को जागृत कर रहे हैं, जो राजनीतिक सिस्टम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी का काम है ये। यदि सॉल्यूशन निकालना है तो भी पॉलिटिकल सिस्टम को निकालना है, प्रोसेस का पालन करना है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट किस काम के लिए? वो इसी काम के लिए, वो कैबिनेट में जाए, डिसीजन करे, कमीशन के बारे में बनाना जाए। ऑलरेडी एक स्थायी बॉडी है, पिछड़ा वर्ग आयोग हो चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, ये स्थायी स्वरूप के आयोग हैं जिनको इनका लगातार काम यही है कि इन चीज़ों का अध्ययन करें। अभी तक क्यों नहीं अध्ययन किया? सरकारें तो है ना, रही है ना। अब लगातार जब आरक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ 14% की भी थी, तो आपने उस दौरान क्यों नहीं एनालिसिस किया कि इसका क्या फ़र्क आया, क्या इफेक्ट आया, लोगों को जो है इस सामाजिक, शैक्षणिक या राजनीतिक जो है नेतृत्व मिला कि नहीं? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, उसी के आधार पर निर्णय किया उसने। पहला तो मेरा सवाल जी डॉक्टर वाजपेयी बोल लीजिए जल्दी से। मैं उसी को मुझे मिल गया, तो बड़ा खूबसूरत कृष्णमूर्ति जी का जो निर्णय है उसमें उन्होंने जो कहा लोकल सेल्फ बॉडी है, 73rd अमेंडमेंट को लेकर डिस्कशन हुआ था कि रिजर्वेशन की मंशा क्या होगी शरद जी। तो उन्होंने कहा कि ये चूंकि चुनाव है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होगा कि वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, क्या है, और भूपेंद्र जी ने भी, मंत्री जी ने भी दिन में डिस्कशन किया होगा। लेकिन मैं फिर एक लाइन कहना चाहूँगा, दिन भर मैंने सारी चर्चाओं को सुना कि SC ST और ओबीसी की भी सीलिंग है, सबकी सीलिंग तय है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको अब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अलॉट कर लीजिए, ये उनका कहना था। अब इसमें मात्र मैं इतना ऐड करना चाहता हूं सर कि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर इस लीगल एस्पेक्ट को पढ़ने की प्रशासनिक अमले की भी है। तो राजनीतिक आका जब फैसले लेते हैं, चुनी हुई सरकारें जब फैसले लेती है, तो चुनी हुई सरकारों के उस फैसले को त्रुटिहीन बैकअप देना लीगल, ये सब ऑफिसर्स का काम है। और मुझे लगता है ये शायद रिजोल्यूशन लाते समय जो 2019 में हुआ ये काम नहीं हो पाया धनोपिया जी, और शायद ये हो जाता तो और अच्छा रहता, हम बाउंस नहीं होते। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस तरह के बिंदुओं को अगर विधि की रोशनी में, लीगल रोशनी में बहुत अच्छे तरीके से क्राफ्ट आउट किया जाए, ड्राफ्ट उसका तैयार किया जाए। अब हम पढ़ रहे हैं जी 2010 का, तो ये काम निश्चित तौर पर ये काम पॉलिटी से इतर उस तंत्र का है जहां एक पूरा विधि मंत्रालय गठित होता है और उसमें तमाम वो आला ऑफिसर्स होते हैं जो कोर्ट के दायरे से भी आते हैं और कई बार तो हाई कोर्ट के रैंक के भी ऑफिसर्स उसमें होते हैं। धनोपिया साहब, पहला मेरा प्रश्न ये है कि विधानसभा की एकजुटता कागजी एकजुटता नहीं थी, इसको दर्शाने के लिए क्या आप दोनों फिर साथ खड़े होंगे? क्योंकि जितनी ये जिम्मेदारी आपकी उतनी बीजेपी की भी है, क्योंकि ठीक है बाकी आपकी लड़ाई राजनीतिक चलती रहेगी बहरहाल। और जो बातें हितेश वाजपेयी जी ने कही उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ड्राफ्ट तैयार करने में जिस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी थी, एक सवाल तो है उस पर कि क्या नहीं, सीधा बोलिए साहब, बताइए नहीं साहब। धनोपिया जी आप भी बोलिएगा इस बात। बिल्कुल बताइए धनोपिया साहब। उन्होंने स्लॉट बनाया जी कि जो हालात मध्य प्रदेश में निर्मित हुए वो अधिकारी वर्ग की ओर से भी हुए, ये मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के अंदर अध्यादेश जारी किया गया महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा कि 2014 के परिसीमन पर और डिजिटल स्तर पर चुनाव होंगे, उसको लेकर कुछ लोग न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय की शरण में जाने के बाद मामला बढ़ते 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 यहाँ तक आ करेंगे। मैं ये जानने और कहने बड़ा असहाय महसूस कर रहा हूं कि जब आपके पास संस्थाएं हैं तो संस्थाओं का उपयोग क्यों नहीं करते? जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने कहा, छोड़िए पिछड़ा वर्ग आयोग,
कोई जेपी धनोपिया तो नहीं है ना। पिछड़ा वर्ग आयोग तो अलग संस्था है, मैं अध्यक्ष था, मेरे साथ जो भी आपने किया, जो स्थिति है कोर्ट में है, आप कोर्ट से बोल के दूसरा आदमी अपॉइंट करके कर देते। आपने उस संस्था का उपयोग क्यों नहीं किया? समय संस्था है, आपने एक कल्याण वर्ग से बनवाया और उसमें वो चीजों को जानबूझ के छोड़ दिया जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बाद हमारे पास आइएगा, आपने को छोड़ दिया। अब आज आप रिव्यू की बात कर रहे हैं, रिव्यू में क्या बोलेंगे? रिव्यू होता है हमेशा जजमेंट की वीकनेस के ऊपर। सर, ट्रिपल टेस्ट की हम बात बार बार सुन रहे हैं, जरा मुझे संक्षेप में समझा दीजिए आम दर्शक को कि ये ट्रिपल टेस्ट की प्रणाली क्या है। जी देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि उन्होंने ये कहा है, ट्रिपल टेस्ट का कानून में प्रावधान भी है कि ट्रिपल टेस्ट का मतलब होता है 3 तरह के टेस्ट करके हमारे पास में आप बताइए कारण कि क्यों उनको रिजर्वेशन दिया है, why they are entitled to get reservation in the even election or in the society or in education somewhere else। तो उसके पीछे ये होता है कि साहब देना पड़ेगा जितनी जातियां हैं, आज जातियों की संख्या के मान में देखें 85% कास्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द ओबीसी। पिछड़े वर्ग में आते हैं, पिछड़े वर्ग में बहुत से बड़े बड़े रईस लोग भी हैं और उसी जाति का एक बहुत गरीब आदमी भी है। आरक्षण का लाभ बहुत बड़ा आदमी ले जाता है, उसी जाति का गरीब आदमी गांव बैठा हुआ उसे आरक्षण के बारे में मालूम तक नहीं होता है। तो उस बात को लेकर सरकार के लिए आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप टेस्ट करके बताइए कितनी कैटेगरी ऐसी है जो आर्थिक आधार पर कमजोर है, इनको रिजर्वेशन देना चाहिए, कितनी ऐसी हैं समझ गए, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ गए। जी देना चाहिए, ये उन्होंने नहीं किया। अब आज आप रिव्यू पिटीशन में क्या कहेंगे? यही कहेंगे हमें ट्रिपल टेस्ट करने का मौका दे दीजिए, तब तक हमारे को चुनाव के लिए समय बढ़ा दीजिए, जो 2 सप्ताह का आपने समय दिया है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस बात के लिए तैयार होंगे कि आपने पहले क्या किया। 4 महीने से आपके पास में मामला चल रहा था, 4 महीने में नहीं किया, आप कहां से आप कर देंगे? तो अभी तो होना चाहिए कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और विधानसभा सत्र बुलाकर इस पर एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस पर एक गंभीर विषय बनाकर इसको कानून की दाल में लाकर ये एक महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मैं धनुपिया साहब बहुत अच्छे लॉयर हैं, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ सर। ट्रिपल टेस्ट वर्ड 2 मिनट के लिए भूल जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो बात धनुपिया जी ने कही है, बिना उसके अध्यादेश को बैकअप नहीं दिया जा सकता। तो 2019 में जो भी रिजर्वेशन के लिए अध्यादेश आया था, उसके लिए पॉपुलेशन की संख्या, उनकी स्थिति, सूची, नोटिफिकेशन, उनका आर्थिक और रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए, ये सब उसी समय होना चाहिए था। मेरे पास काम है, और ये विधानसभा और नेताओं का काम नहीं है। धनोपिया साहब, ये नेताओं का काम नहीं है। कमलनाथ जी यदि उस समय ध्यान देते तो ये ऑफिसर्स का काम था। मैं उनकी मंशा को फिर बरी कर देता हूं आज। इसके कार्यकाल का वो नहीं करना है सर, आपने अध्यादेश आपने जारी किया ना सर। मुर्गे की 1.5 टैंक वाली सर 1.5 टैंक नहीं सर, अध्यादेश आपने जारी किया, आप तो बोलते हैं ना। एक महत्वपूर्ण सवाल तो वो एक्सरसाइज नहीं करी गई। एक महत्वपूर्ण सवाल पर आने दीजिए, वक्त बहुत कम है। धनोपिया जी, मुझे ये बताइए, आप विधिवेत्ता भी हैं, विधानसभा को भी समझते हैं, क्या आप विधानसभा सत्र की बात कर रहे हैं? क्या विधानसभा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में क्या किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप करता हो सकती है? इस विषय में एक नया रास्ता निकाल सकते हैं, एक विधेयक पास कर सकते हैं कि हम विधानसभा में चुनाव की जो हमारी सीमा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता धनोपिया जी। विधानसभा के अंदर अगर ऐसा कानून आता है, सर 2 लाइनें क्लियर है ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय की। आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। पहली चीज 2 हफ्ते में चुनाव कराने, और दूसरी बात आपको प्रक्रिया का पालन करना था, जिसका जिक्र आपने भी किया। जब प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ 2019 में, तो आपकी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो गई, अमान्य हो गई। वक्त ज्यादा हो गया, ओवर हो गया। आपने जल्दी में अध्यादेश जारी किया। दिनेश जी, बिना तैयारी के राजनीतिक हो रहा है, क्योंकि उससे जो मूल जो मुद्दा है वो हल होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के लिए। तो उसको आप कितना शॉर्ट करा सकते हैं, मतलब आपके पास डाटा यदि अवेलेबल हो तो नटशेल में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सबसे समय में नहीं हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अनुभव कर रहा हूं कि जो इस देश में करीब 3-4 दशक पहले पक्ष और विपक्ष का एक समन्वय था, जो ऐसे बिंदुओं पर, जनहित से जुड़े मुद्दों पर बिना किसी कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन उनका स्टैंड एक हो जाता था। और ये हमने नरसिम्हा राव जी और अटल जी के समय भी देखा है। ऐसा नहीं है, इन बिंदुओं पर आपको ये जनता को मैसेजिंग देनी होगी। बीजेपी और कांग्रेस, विनम्रता से हम ऐसा समझते हैं कि आपको यहां बताना पड़ेगा कि यहां सियासत नहीं होगी साहब, यहां आपके हित की बात होगी। और अगर वो हित की बात हम आपको समझा पाएंगे चुनाव में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम एक रिस्क लेते हैं। राजनीति को उस नैतिकतावादी युग में पहुंचाने के लिए हम सिर्फ आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं साहब। बहुत शुक्रिया धनोपिया जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद करता हूं दिनेश गुप्ता जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, अधूरा वीडियो, सियासत फुल। नमस्कार।